जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है सैयद शेख मक्ती और मैं मौजूद हूँ कैनस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के अंदर, जहाँ से हम कंडक्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स की क्लासेस। और जैसा कि लास्ट के कुछ वीडियोस के अंदर हमने फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स। कोशिश करेंगे कि इसको एक पार्ट के अंदर कंप्लीट करें, अदरवाइज दो पार्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो आज जी विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। तो क्या कहा जा रहा है पहले सवाल के अंदर? पहले सवाल में कह रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टू इक्वल चार्जेस इफ दे रिपेल ईच अदर with a force of 0.1 न्यूटन when situated 50 सेंटीमीटर apart in a vacuum। समझ लीजिए दो चार्जेस हैं Q1 और Q। इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर का है। क्योंकि इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर का है और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं 0.1 न्यूटन की फोर्स से, तो हमने ये बताना है कि इन दोनों चार्जेस की वैल्यू कितनी है। अच्छा, क्योंकि कह दिया गया टू इक्वल चार्जेस यानी कि ये दोनों सेम है, तो इसको Q1 Q2 कहने के बजाय क्यू कह देते हैं। तो क्या सॉल्यूशन बनेगा ए पार्ट का? आइए जी देखिए। तो ए पार्ट का सॉल्यूशन बनेगा, फॉर्मूला है हमारे पास कूलम्स लॉ का, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अच्छा, यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि रेडियस आपको 50 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आप इसको मीटर में ले आएंगे बाय डिवाइडिंग इट विद 100 यानी कि 0.5 मीटर। 0.5 मीटर। तो अब आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे क्योंकि दोनों चार्जेस सेम हैं तो आप इसको Q1 Q2 कहने के बजाय Q और Q कहेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा Q का स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। क्योंकि हमने Q की वैल्यू निकालनी है तो ये आर स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर रखें मल्टीप्लाई, के मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर रखें डिवाइड। देन Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर्स कितनी है दोनों के दरमियान में? सवाल में दी गई थी 0.1 न्यूटन। रेडियस है दोनों के दरमियान में 0.5 मीटर, उसका स्क्वायर निकालना है। डिवाइड बाय के की वैल्यू कांस्टेंट है 9 एक्सपोनेंट 9। अब जरा चेक कर लेते हैं कि इसको कैलकुलेट करने पे हमें वैल्यू क्या मिलती है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं हम 0.1 को 0.5 के स्क्वायर से, तो वैल्यू हमें मिल रही है 0.025। क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.025 डिवाइडेड बाय 9 एक्सपोनेंट 9। क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.025 को 0.025 डिवाइडेड बाय 9 एक्सपोनेंट 9 बिकेम 2.78 एक्सपोनेंट माइनस 12। 2.78 एक्सपोनेंट माइनस 12। रूट लगाइए दोनों के ऊपर। इससे ही रूट कैंसिल। Q इज इक्वल टू 2.78 एक्सपोनेंट माइनस 12 का स्क्वायर निकालेंगे। 2.78 एक्सपोनेंट माइनस 12 का रूट निकाला तो इट इज 1.7 एक्सपोनेंट माइनस 7, 1.7 एक्सपोनेंट माइनस 6 कूलम। और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू 1.6 न्यू कूलम। 10 एक्सपोनेंट माइनस 6 को आप न्यू लिख सकते हैं। तो जो चार्ज की वैल्यू निकल कर आ रही है हर एक चार्ज के ऊपर, यानी दोनों वैल्यूज के ऊपर, सॉरी 1.6 नहीं 1.7, दोनों चार्जेस के ऊपर, क्योंकि दोनों सेम चार्ज थे, तो अगर एक की वैल्यू 1.7 म्यू कूलम है तो दूसरे की वैल्यू भी 1.7 म्यू कूलम ही होगी। तो ये हमें ए पार्ट का आंसर मिल गया। ए पार्ट में हमसे यही पूछा गया था कि हमें ये बताइए कि क्या चार्जेस की वैल्यू रहेगी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टू इक्वल चार्जेस। तो एक चार्ज की 1.7 म्यू कूलम आई है तो अगले चार्ज की भी 1.7 म्यू कूलम ही होगी। लेट्स चेक कि बुक क्या कह रही है। बुक कह रही है 1.7 म्यू कूलम, यानी कि ठीक है। इसके बाद इसके अगले पार्ट में क्या कहा जा रहा है? इसके बाद इसके अगले पार्ट में कहा जा रहा है व्हाट वुड बी द साइज ऑफ द चार्जेस। दोबारा चार्ज पूछ रहे हैं। इफ दे वर सिचुएटेड in an insulating liquid whose permittivity was 10 times that of a vacuum। हमसे फिर से चार्ज की वैल्यू पूछी गई है, लेकिन अब कह रहे हैं कि जो लिक्विड की परमिटिविटी है ना, EL लिख रहा हूं, परमिटिविटी ऑफ अ लिक्विड, वो 10 टाइम्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बराबर है। ये कह दिया यहां पर। इफ दे वर सिचुएटेड इन एन इंसुलेटिंग लिक्विड whose permittivity was 10 times that of a vacuum, तो वैक्यूम की परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू 1.85 एक्सपोनेंट माइनस 12 एक्सपोनेंट माइनस 12। सही। तो हमारे पास हमने निकालनी है Q की वैल्यू दोबारा से। तो हम बोलेंगे कि देखिए हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर ओवर आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। अब देखिए इसके अंदर थोड़ा सा मैं K की वैल्यू को जरा पुट करूं तो K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। अब यहां पर एप्सिलॉन नॉट जो है, जो हमारे पास परमिटिविटी जो हमने यहां रखनी है वो हमने वैक्यूम की तो नहीं रखनी, परमिटिविटी हमने रखनी है किसकी? लिक्विड की।
तो लिक्विड की जो परमिटिविटी है, क्योंकि ये चार्जेस लिक्विड में मौजूद है, तो लिक्विड की जो परमिटिविटी है वो 10 टाइम्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बराबर। ऐसा ही है ना, देखो EL जो है वो 10 टाइम्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बराबर। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये 10 जो है इसको मैं 1/10 करके अलग लिखूं और मैं साथ में लिख दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये 1/10 जो है इसको 1/10 बनाकर बाहर निकाल लो और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग से लिख लो। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही तो बराबर होता है, यानी k जो है उसका फॉर्मूला यही तो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह हम k की वैल्यू निकालते हैं 9 एक्सपोनेंट 9। तो यानी इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बजाय मैं क्या रख सकता हूं 9 एक्सपोनेंट 9। इस पूरे के बजाय मैं रख दूंगा 9 एक्सपोनेंट 9, क्योंकि मुझे वैल्यू मालूम करनी है ओवर आर स्क्वायर। इससे अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो क्या पावर 8 आ जाएगी, यानी f इज इक्वल्स टू 9 एक्सपोनेंट 8 इनटू क्यू स्क्वायर की मुझे वैल्यू मालूम करनी है और रेडियस वही है 0.5 का स्क्वायर। तो फोर्स दोनों के दरमियान में मुझे फिर चार्ज ही पूछा गया है ना मुझसे, तो चार्ज पूछा गया, बोला चार्ज फोर्स तो उतनी है, तो फोर्स तो मैं उतनी रखूंगा जितनी पहले की फोर्स कितनी थी 0.1 न्यूटन, तो फोर्स बजाय आ जाएगा 0.1 न्यूटन। ये वाली वैल्यू यहां डिवाइड हो रही है, यहां पर आकर मल्टीप्लाई, और 9 एक्सपोनेंट 8 वहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर आके डिवाइड, इज इक्वल्स टू क्यू का स्क्वायर। लेट्स कैलकुलेट इट कि हमने ये जो है क्या कहते हैं 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.5 का स्क्वायर तो पहले भी निकाला था, आया था 0.025 डिवाइडेड बाय 9 एक्सपोनेंट 8, देन क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब हमारी जो वैल्यू है लेट्स चेक कि जब हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो हमें कितनी वैल्यू मिल रही है। हम जब इसको डिवाइड कर रहे हैं 9 एक्सपोनेंट से 2.78 एक्सपोनेंट माइनस 11, 2.78 एक्सपोनेंट माइनस 11, 2.78 एक्सपोनेंट माइनस 11, ये वैल्यू मिल गई। और यहां क्या मिली थी 2.78 एक्सपोनेंट माइनस 12। 2.78 एक्सपोनेंट माइनस 11 का जब आप रूट निकालेंगे तो वो आपको मिल रहा है 5.3 एक्सपोनेंट माइनस 6। 5.3 एक्सपोनेंट माइनस 6 कूलम। माइनस 6 को आप फिर क्या लिख देंगे, माइनस 6 को आप लिख देंगे फिर से न्यू कूलम। तो परमिटिविटी को 10 टाइम्स रिड्यूस कर देने के बाद जो हमें वैल्यू मिली चार्ज की वो मिली 5.3 एक्सपोनेंट माइनस 6 कूलम। तो फर्क किस चीज पर पड़ा, चार्ज की वैल्यू पर फर्क पड़ा। जब आपने परमिटिविटी को इंक्रीज कर दिया, जो रिलेशन है ना दोनों के दरमियान में वो रेडियस के साथ इनवर्स है फोर्स का रिलेशन, और अगर आप फोर्स को उतना ही रखकर परमिटिविटी को डिक्रीज करते हैं तो फिर आपके चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ जाना चाहिए। चार्ज का मैग्नीट्यूड वही हुआ, बढ़ गया, पहले 1.7 था अब 5.3 है। क्या बात समझ में आ रही है। तो ये न्यूमेरिकल हमने प्योरली सॉल्व किया है कूलम्स लॉ के ऊपर। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, इसको कॉपी कर लीजिए। आइए जी इसके अगले न्यूमेरिकल के ऊपर। तो अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगला न्यूमेरिकल कह रहा है हाउ फार अपार्ट मस्ट टू प्रोटॉन्स be if the magnitude of the electrostatic force acting on either one due to the other is equal to the magnitude of the gravitational force on a proton at earth surface and a mass of proton is this and a charge on proton is this। क्या मतलब है, मतलब ये है मान लीजिए कि एक आपके पास एक चार्ज इस तरह है, एक और चार्ज इस तरीके से है, दो प्रोटॉन है आपके पास, दोनों की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं मान लीजिए वो इस तरीके से है कि ये वाला चार्ज इसको यहां से अट्रैक्ट कर रहा है और इस वाले चार्ज का जो वेट है वो यहां से डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। कह रहे हैं कि जितनी इन दोनों के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्स है उतनी ही ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, यानी जितनी इन दोनों के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस रहेगी जो कि हम कूलम्स लॉ से निकालेंगे उतनी ही ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। यानी अगर इस केस को अंडरस्टैंड करें तो केस ये कुछ इस तरीके का, क्योंकि चार्ज फिर से सेम है यानी कि प्रोटॉन है, तो मैं Q1 Q2 नहीं लिख रहा, मैं Q का स्क्वायर ओवर R स्क्वायर लिख रहा हूं। यानी कि मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसको बैलेंस कर रखा है आपके ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि वेट ने। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी, हम बोलेंगे के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। हमसे पूछा गया है हाउ फार अपार्ट दे आर, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस यानी इनका रेडियस पूछ रखा है। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वहां क्या होगा mg।
हमें निकालना है आर, तो एमजी का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड, के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर ओवर एमजी इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर डिवाइड करो तो आ जाएगा मल्टीप्लाई, एमजी का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर आके डिवाइड। तो मैं बोलूंगा कि आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू के की वैल्यू कितनी होती है, के की वैल्यू होती है 9 एक्सपोनेंट 9। चार्ज क्या आएगा, चार्ज आएगा एक प्रोटॉन का, एक प्रोटॉन का चार्ज कितना है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। क्योंकि क्यू पे स्क्वायर है तो यहाँ हम भी स्क्वायर लगा देंगे, डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27। फिर मैं अपनी ग्रेविटी, ग्रेविटी हम कितनी रखेंगे 9.8। ये सारी वैल्यूज हमने पुट करी, लेट्स कैलकुलेट कि हमें आंसर क्या मिल रहा है। तो हमें आंसर कैलकुलेट करना है, तो अब जरा चेक कर लेते हैं पहली वैल्यू क्या है हमारे पास 9 एक्सपोनेंट 9 तो 9 एक्सपोनेंट 9 पहले हम एक काम करते हैं कि पहले हम mg को मल्टीप्लाई करा लेते हैं, यानी 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 मल्टीप्लाई 9.8 बिकेम 1.64 एक्सपोनेंट माइनस 26 डिवाइडेड बाय 1.64 कितना 1.64 एक्सपोनेंट माइनस 26। ठीक, देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कराते हैं। जब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम बोलेंगे 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई बाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 का होल स्क्वायर, जो कि तकरीबन बराबर आ रहा है, अगर मैं इसको पूरे को कैलकुलेट करूं यानी ऊपर मल्टीप्लाई भी करा दूं और नीचे डिवाइड भी करा दूं, तो जो वैल्यू मुझे मिल रही है वो मिल रही है 0.014 पूरा साथ पुट करने के बाद 0.014। मैं इसका रूट निकाल लूं, जब मैं इसका रूट निकालूंगा तो रूट ऑफ 0.014 बिकेम 0.119 0.119 मीटर। इतना मुझे डिस्टेंस मिल रहा है दो चार्जेस के दरमियान, कितना 0.119 मीटर। लेट्स चेक कि बुक इसका आंसर क्या लिख रही है। तो बुक इसका आंसर लिख रही है 0.119, यानी कि हमारा आंसर जो हमने ऑब्टेन किया है वो बिल्कुल सही है। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बराबर दिया वेट के, क्योंकि हमने आर की वैल्यू निकाली थी तो आर यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, एमजी वहां जाके डिवाइड हो गया, वैल्यू हमने पुट करी और जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करके निकाली वो आई 0.119। हमें पूछा गया था दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस बता दें, तो हमने कूलम्स लॉ से फॉर्मूला पुट किया, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला यानी वेट का फॉर्मूला एमजी पुट किया और कैलकुलेशन कर दी। समझ में आया ये वाला आपको? करेंगे इसको भी जल्दी से। चलें जी, आए अगले न्यूमेरिकल के। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है a electron of charge 1.6 exponent minus 19 coulomb is situated in a uniform electric field of intensity 1200 volt per centimeter. Find the force on it, its acceleration, and the time it takes to travel 2 centimeter from rest, and the mass of electron is 9.1 exponent minus 31. कुछ तीन चीजें आपसे पूछ रखी हैं। एक तो ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन पढ़ें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन यही है कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमसे वो फोर्स पूछ रखी है कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, कि जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है 1200 वॉल्ट पर सेंटीमीटर। फिर ये बताइए कितनी इसकी एक्सेलरेशन कितनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब फिर ये बताइए कितना टाइम इसको लगेगा कि ये रेस्ट से 2 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर ले। तो आइए जी की करके चीजें कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इसका डेटा बना लें। तो आपको कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम, कांस्टेंट वैल्यू। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दी गई है 1200 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसको मीटर में लाने के लिए आपने क्या करना है, आपने इसको मीटर में लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। अब उनके सेंटीमीटर से मीटर में लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। भाई ये डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो भी वैल्यू होती है वो ऊपर आकर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आज जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब इसको लिख सकते हैं 1.2 एक्सपोनेंट माइनस एक्सपोनेंट 5 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअली दो फॉर्मूला से कैलकुलेट होती है, एक पोटेंशियल डिफरेंस ओवर द डिस्टेंस, एक पोटेंशियल डिफरेंस ओवर द डिस्टेंस इससे कैलकुलेट होती है, और दूसरा कैलकुलेट होती है फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज ना इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों फॉर्मूला सही है।
दोनों से ही हम सारे फॉर्मुलाज ड्राइव कर सकते हैं, दोनों बिल्कुल अपनी जगह पर सही फॉर्मुलाज हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे दी गई, हमसे पहली चीज जो पूछी गई है वो फोर्स पूछी गई, तो चलिए जी पहले फोर्स ही निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे फोर्स? हम फोर्स निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से। तो E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू था, तो F इज इक्वल टू ई क्यू। F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 1.2 एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाई बाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। सो F विल बी इक्वल्स टू, जरा चेक करें कितनी हमें वैल्यू मिल रही है। तो हमने करना क्या है, हमने है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 मल्टीप्लाई बाय 1.2 एक्सपोनेंट 5 1.92 एक्सपोनेंट माइनस 14 1.92 exponent minus 14 Newton is the force experienced by a charge in an इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? ये कर रहा है 1.92 एक्सपोनेंट माइनस 14 न्यूटन। चेक करें बुक क्या कह रही है, तो बुक भी कह रही है 1.92 एक्सपोनेंट माइनस 14 न्यूटन। इतनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। पहली चीज पूछी गई थी कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये केस इस तरीके का है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, नेगेटिव की तरफ जा रही है, एक चार्ज हमने यहाँ रख दिया, बोल रहे कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने आपको बता दी कि 1200 वोल्ट पर मीटर वोल्ट पर सेंटीमीटर के बराबर। तो हमने वो कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद दूसरी चीज जो हमसे पूछी गई थी, वो दूसरी चीज हमसे पूछी गई थी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? हम बोलेंगे F इज इक्वल टू एम एंड A इज इक्वल टू एफ बाई एम। अब हमारे पास F भी है, F कितना है हमारे पास 1.92 एक्सपोनेंट माइनस 14 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 13। देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1.92 exponent minus 14 divided by 9.1 exponent minus 31 became, and the answer is 2.12 exponent 16 2.12 exponent 16 meter per second square 2.12 एक्सपोनेंट 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने कैलकुलेट करके निकाला। बुक क्या कह रही है एक्सेलरेशन कितनी 2.12 एक्सपोनेंट 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा कुछ वैल्यू अगर 11 हो रही होती है 13 हो रही होती है, मैं उसको राउंड ऑफ करके वही आंसर लिख रहा होता हूं जो कि बुक लिख रही होती है, तो उसका मसला नहीं। ठीक, तो आंसर हमें एक्सेलरेशन का मिला 2.12 एक्सपोनेंट 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरी चीज भी हमने निकाली। अब तीसरी चीज क्या है जो हमने कैलकुलेट करनी है? तीसरी चीज है टाइम। आई जी, अब टाइम कैसे कैलकुलेट करना है? हमें कहा जा रहा है कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ था ये चार्ज चलना। जब रेस्ट से स्टार्ट हुआ था तो इनिशियल वेलोसिटी 0, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 सेंटीमीटर, यानी कि 0.02 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। हमसे पूछा गया है टाइम। एक्सेलरेशन हमारे पास है 2.12 एक्सपोनेंट 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम बोलेंगे S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। क्योंकि ये तो 0 है तो इसको हटा दो, हाफ ऑफ AT स्क्वायर बचेगा, और 2A ओवर A 2S ओवर A, यानी 2 यहाँ डिवाइड होता है यहाँ पर आके मल्टीप्लाई, A मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर आके डिवाइड, तो T स्क्वायर इज इक्वल टू 2S ओवर A, देन T स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0.02 डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी आई थी? एक्सेलरेशन आई थी 2.12 एक्सपोनेंट 16। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगी 2 मल्टीप्लाई बाय 0.02 डिवाइडेड बाय 2.12 एक्सपोनेंट 16। So the value is 1.89 exponent minus 18. T square is equals to 1.89 exponent minus 18 seconds. जब हम इसका रूट निकालेंगे 1.89 exponent minus 18, it is 1.37 exponent minus 9. 1.37 exponent minus 9 seconds का हमारे पास रिक्वायर्ड टाइम निकल कर आ रहा है। तो हमने पहले फोर्स कैलकुलेट करी, F इज इक्वल टू ई क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से, फिर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma लगाया, A की वैल्यू निकाली, F को m से डिवाइड करके मास दे रखा था, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो उसको हटा दिया, सिर्फ ये वाला पार्ट लिया, तो यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई, A मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर आके डिवाइड, T स्क्वायर इज इक्वल टू 2S बाय 8, वैल्यू पुट करी, ये मिला, रूट निकाला, हमें ये आंसर मिल गया।
लेट्स चेक कि बुक में आंसर टाइम का क्या लिखा है। तो इट इज 1.37 एक्सपोनेंट माइनस 19 सेकंड्स। सो एक्जैक्टली वी गेट द थ्री आंसर व्हिच आर रिक्वायर्ड। तो तीनों चीजें मिल गई, फोर्स भी मिल गई, एक्सेलरेशन भी मिल गई और टाइम मिल गई। कर लीजिए इसको भी शाबाश। चलें जी, आए हम इसे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एन अल्फा पार्टिकल, यानी कि एक न्यूक्लियर ऑफ हीलियम एटम, क्योंकि हम पता है कि हीलियम जो है वो नेचुरली एक अल्फा पार्टिकल होता है, 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन कैरी करता है, हैज अ मास ऑफ 6.64 एक्सपोनेंट माइनस 27 केजी। अल्फा पार्टिकल का मास दे दिया आपको इतना एंड अ चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। What are the magnitude and the direction of the electric field that will balance the gravitational force on the particle? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर दे। तो अगर आपके पास एक हीलियम का पार्टिकल है जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो यकीनन इसका वेट इधर से डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए? अपवर्ड, यकीनन, तभी तो ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं। तो दूसरा पार्ट तो बड़ा क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, यकीनन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में हो। भाई आपको कैसे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? आप इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखें, जिस डायरेक्शन के अंदर चार्ज ट्रेवल करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहां पर चार्ज पर यकीनन फोर्सेस अपवर्ड होंगी, तभी तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बैलेंस हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि यहां पर इस सवाल के तहत हमें जो मास दिया गया है हीलियम एटम का, वो दिया गया है 6.64 एक्सपोनेंट माइनस 27 केजी, और चार्ज जो दिया गया है वो दिया है 2e। 2e मतलब ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1.6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमें तकरीबन मिलेगा कितना? 3.2 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। करके भी देख लें, 3.2 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम, इतना ही मिलेगा। ठीक, तो चार्ज भी हैगा। अब कंडीशन क्या दी गई है? कंडीशन ये दी गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स क्या ई क्यू के बराबर होती है, यानी फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? एफ अपॉन क्यू। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एफ अपॉन क्यू है, तो एफ का फॉर्मूला क्या बनेगा? क्यू ई। इसको बैलेंस कर रहा है कौन? इसको बैलेंस कर रहा है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एफ जी का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, तो एफ ई का फॉर्मूला ई क्यू, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला एम जी। हमने ई निकालना है, तो क्यू यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड। देन ई इज इक्वल्स टू, मास कितना दिया गया था हमें? 6.64 एक्सपोनेंट माइनस 27। ग्रेविटी की वैल्यू कितनी? 9.8 डिवाइडेड बाय चार्ज कितना दिया गया? चार्ज दिया गया 3.2 एक्सपोनेंट माइनस 19। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं 6.64 एक्सपोनेंट माइनस 27 मल्टीप्लाई बाय 9.8, इट बिकेम 6.51 एक्सपोनेंट माइनस 26। यहां कर लें 6.51 एक्सपोनेंट माइनस 26, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में है 3.2 एक्सपोनेंट माइनस 19, देन e is equals to 6.51 exponent minus 26 divided by 3.2 exponent minus 19, it became 2.03 exponent minus 7। 2.03 एक्सपोनेंट माइनस 7 न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट या वोल्ट पर मीटर, दोनों ही यूनिट सही है। तो हमें जब डिवाइड किया तो हमें वैल्यू कितनी मिली? 2.03 एक्सपोनेंट माइनस 27 माइनस 7 सॉरी 2.03 एक्सपोनेंट माइनस 7 न्यूटन पर कूलम। लेट्स चेक कि बुक इसका आंसर क्या लिख रही है। तो बुक ने इसका आंसर लिखा 2.03 एक्सपोनेंट माइनस 7 न्यूटन पर कूलम। और बी पार्ट में पूछा गया तो डायरेक्शन, तो हम कहते हैं डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अपवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। वजह क्या है? क्योंकि भाई वेट के बराबर, तो वेट के अगेंस्ट, तो आपकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके वेट के अगेंस्ट है तो वेट डाउनवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक में अपवर्ड एक्ट करेगी। तो दोनों आंसर हमने यहां पर निकाल लिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, कॉपी कर लें इसको। चलें जी, आइए अब इसके जरा क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन form two corners of an equilateral triangle of side 2 exponent minus 6 meter. What is the magnitude of net electric field
on third side produced by these two particles. देखें, सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो. इक्विलेटरल ट्रायंगल वो जिसकी तीनों साइड सेम होती है. किससे फॉर्म हुआ? एक प्रोटॉन से और एक इलेक्ट्रॉन से. एक इलेक्ट्रॉन से और एक प्रोटॉन से. अगर चार्ज की बात करें तो जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम, उतना ही प्रोटॉन पर चार्ज 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम. अगर डिस्टेंस की बात करें तो क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो जितना डिस्टेंस यहां पर है 2 एक्सपोनेंट माइनस 6 मीटर, उतना ही यहां पर होगा 2 एक्सपोनेंट माइनस 6 मीटर, उतना ही यहां पर होगा 2 एक्सपोनेंट माइनस 6 मीटर. डिस्टेंस तीनों तरह सेम होगा. मान लें ये थर्ड साइड है, तो ये बताइए अगर थर्ड साइड के ऊपर हम कोई चार्ज रखें तो वो कितनी फोर्स है, कितनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा. ये पूछा गया कि यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी. अच्छा, इसके लिए एक बात आप याद रखें. देखिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लें कि ये दोनों चार्जेस अलग अलग होते तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्जेस का रिजल्टेंट होता. यानी ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है. लेकिन क्योंकि ये दोनों चार्जेस सेम है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, क्योंकि ये दोनों चार्जेस सेम है, तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी. बात समझ रहे हैं? अगर दोनों चार्जेस सेम हो तो जो एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होता है वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. लेकिन अगर दोनों चार्जेस अलग होते हैं तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो कि हमें फर्दर और कैलकुलेट करनी पड़ती है. लेकिन यहां हम यहां बोलेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय एनी वन ऑफ अ चार्ज. इन चार्ज में से कोई भी है, क्योंकि दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इन दोनों का चार्ज सेम है. अगर चार्ज अलग हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होती, तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलग निकलती, रिजल्टेंट निकालना पड़ता. लेकिन यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक हम फॉर एग्जांपल मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर, के क्यू ओवर आर स्क्वायर. तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो ये प्रोड्यूस कर रहा है वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. तो ए इज इक्वल टू के की वैल्यू 9 एक्सपोनेंट 9, क्यू की वैल्यू, क्यू क्या है? वो एक चार्ज 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 डिवाइड बाय आर का स्क्वायर. आर है इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस, तो वो है 2 एक्सपोनेंट माइनस 6 उसका होल स्क्वायर. ठीक, कैलकुलेट करें. आइए जरा, तो हम सबसे पहले करते हैं 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई बाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, इट्स 1.44 एक्सपोनेंट माइनस 9. 1.44 एक्सपोनेंट माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2 एक्सपोनेंट माइनस 6 का स्क्वायर, तो विच बिकेम 4 एक्सपोनेंट माइनस 12. अब इन दोनों को डिवाइड कर लें, तो 1.44 exponent minus 19 minus 9 divided by 4 exponent minus 12, it became 3.6 exponent 2, 3.6 exponent 2, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम. 1.44 exponent minus 9 divided by 4 exponent minus 12 became 3.6 exponent 2. अब ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यहां से प्रोड्यूस हो रही है, तो अगर इसका भी चार्ज है तो ये भी इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही होगी. लेकिन अगर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर दोनों का चार्ज अलग होता तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग होती. क्या यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? ये हमारे फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल थे इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर 8 फर्स्ट ईयर फिजिक्स के. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके अगले 5 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. थैंक यू सो मच.